जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। तो इससे पहले आपको जो है वो मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है या फंक्शन ओवरलोडिंग है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो सेम नेम के मेथड जो है वो अगर मल्टी टाइम बनाना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो फंक्शन लोडिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि लेट से आपने जो है वो सम का एक फंक्शन बनाया जिसको आप जो है वो 2 पैरामीटर पास करें, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी नाम से एक और फंक्शन बनाएं और उसको 2 पैरामीटर पास करें, तो सेम नेम के पैरामीटर और सेम नेम का फंक्शन नहीं बन सकता। यानी सेम टाइप के पैरामीटर्स और सेम नेम का फंक्शन जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सिग्नेचर ऑफ फंक्शन को जो है वो चेंज करते हैं, और सिग्नेचर में जो है वो फंक्शन का नाम आता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट की टाइप आती है, आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस आता है। तो ओवरलोडिंग में फिर हम ये करते हैं कि फंक्शन का नाम तो सेम रखते हैं, लेकिन जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी जो टाइप है या जो उनका सीक्वेंस है या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी यही होगी कि अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम सेम होगा। अगर हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर एक बनाया स्टूडेंट के नाम से जो कि एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और अगर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो उसका भी नाम जाहिर बात है वही होगा, लेकिन क्या होगा कि उसका सिग्नेचर फ़र्क होगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का पहला आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और दूसरा जो है वो इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर जो हैं सेम नेम के हैं, लेकिन जो इनका सिग्नेचर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कि हम सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा कि उनका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर से मुराद उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी टाइप या उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में 2 कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, एक कंस्ट्रक्टर है विद 1 आर्ग्यूमेंट और एक कंस्ट्रक्टर है विद 2 आर्ग्यूमेंट। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स का नाम सेम है और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स की का जो नंबर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। ये एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ये 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है कि सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं, लेकिन उनका जो सिग्नेचर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप देखें एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है स्टूडेंट, इसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो इंटीजर टाइप की है, ये भी 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये भी 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि इसकी जो आर्ग्यूमेंट की टाइप है वो इंटीजर है और इसकी जो आर्ग्यूमेंट की टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। सो ये कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसी तरह ये तीनों कंस्ट्रक्टर जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, बिकॉज इनका जो सिग्नेचर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो अब हम कंपाइलर कैसे जो है वो इन तीनों को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करेगा। उसके लिए जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे S1 न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं सिकंदर, आर्ग्यूमेंट हमने पास किया एक, और उस आर्ग्यूमेंट की जो टाइप है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग। अब अगर आर्ग्यूमेंट की टाइप स्ट्रिंग है तो इस केस में वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसकी आर्ग्यूमेंट की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये वाला कॉल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी आर्ग्यूमेंट की टाइप इंटीजर है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब ये कॉल होगा तो हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट और उसकी जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, और नेम जो है, जो भी पैरामीटर में हम नाम पास करेंगे वो आ जाएगा, और नेम हमने क्या पास किया, वो सिकंदर पास किया हुआ है। तो इट मीन्स कि आउटपुट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एंड नेम इज सिकंदर। इस केस में 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कौन सा वाला, जो कि स्ट्रिंग वाला है। यहाँ देखें, यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है वो 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, पहली आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर है। तो कंपाइलर फाइंड आउट करेगा कि इस नाम से कोई कंस्ट्रक्टर है इस सिग्नेचर से। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसकी पहली आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, दूसरी आर्ग्यूमेंट एज है, तो ये वाला कॉल होगा। सो आउटपुट में आएगा कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एंड इंटीजर, और नेम और एज जो हमने वहाँ से पास की है वो प्रिंट हो जाएगी।
और वो है दानिश और 26। तो आउटपुट में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर दानिश 26। तीसरा जो आर्गुमेंट है हमने वो कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है विद इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर टाइप का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा ये वाला, और कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट, और उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, इंट है, और जो आईडी हमने वहाँ से पास की वो क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी, और आउटपुट में हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट एंड टाइप जो है वो क्या है उसकी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ देखें कि हमने क्या किया कि हमने कुछ सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट बनाए, हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया, लेकिन साथ साथ उनकी वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं, सेट हो रही हैं विदाउट कॉलिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं फॉर एट्रीब्यूट्स, और जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करते हैं तो हम जो है वो अपनी मर्जी से कोई फिक्स वैल्यूज़ उनको क्या करना चाह रहे होते हैं, असाइन करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखें एक और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। हम कह रहे हैं हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसमें एक एट्रीब्यूट नेम है, आईडी है, और तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास एज है। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। जी 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 पूछें। हम लोग यूजर्स इनपुट करवाना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग किस तरह करेंगे इसमें? देखिए, अभी इस चीज़ को आप समझें कि जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं उनका पर्पज़ ये नहीं होता कि हम यूज़र से इनपुट करवाएं। उनका पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़िक्स वैल्यूज़ उनको असाइन करना चाह रहे होते हैं। जब भी यूज़र की बात आएगी ना तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के बजाय हम जो है वो कोई गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट का कोई फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते। हम अगर लेना चाहें तो हम जो है फिर उस केस में देखें ना, अगर मैंने यूज़र से ये आईडी की वैल्यू और नेम की वैल्यू अगर इंटर करानी है तो फिर पैरामीटर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लूँगा और यहाँ पे स्कैनर के थ्रू जो है वो उनके लिए इनपुट ले लूँगा। तो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ ये नहीं है कि हम यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवाएं। ठीक है, जी क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? कहाँ चली गई? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें कुछ, अगर आपको आइडिया है तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही हम डेटाबेस के लिए जो कनेक्टिविटी के लिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स में इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो पैरामीटर में पास कर रहे होते हैं। यस सर। जी, तो इनका यही पर्पज़ होता है, हम स्पेशल पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो सेकंड एग्जांपल है ओवरलोडिंग में, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक आईडी टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा, इंटीजर टाइप का, और एक नेम हम पास करेंगे। अब यहाँ देखें 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट हैं, एक आईडी है, एक नेम है और एक एज है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये सिर्फ जो है वो आईडी को और नेम को वैल्यू असाइन करवा रहा है। इसका मतलब है ये वाला कंस्ट्रक्टर एज की वैल्यू को असाइन नहीं कर रहा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर दूसरा वाला है ये तीनों वैल्यूज़ पैरामीटर में ले रहा है, आईडी भी है, नेम भी है और एज भी है। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। और डिस्प्ले का हमारा मेथड जो है वो आईडी, नेम और एज को प्रिंट करवा रहा है। अब देखें, और एक चीज़ और नोट करें कि इस क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ना ही नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर मैं यहाँ इस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसको यहाँ पे पैरामीटर पास ना करूँ तो एरर आ जाएगा, बिकॉज हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कंपाइलर ने बनाया है और ना ही हमने जो है वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, सो खैर वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही। तो हम कह रहे हैं एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसको एक आईडी असाइन करो 111 और उसका नाम क्या हो जाए, अली हो जाए। तो चूँकि पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, तो इस केस में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इंटीजर और स्ट्रिंग वाला। और जो स्टूडेंट 1S1 है उसकी आईडी की वैल्यू हो जाएगी 111 और नेम में आ जाएगा अली। जो स्टूडेंट 2 है उसके लिए हम कह रहे हैं आईडी 222 होगी, नेम असद होगा और
उसकी एज जो है वो क्या होगी 25 होगी। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि इस सिग्नेचर के साथ मैच कर रही हैं। सो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसको जो है वो वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। अगर डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी अली की आईडी जो है वो 111 है, नेम जो है वो अली है, और जो एज है वो 0 हो जाएगी। एज 0 क्यों हो जाएगी? बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया था इसमें हमने एज पास ही नहीं की और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है 0 होती है। सो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, सेकंड कंस्ट्रक्टर है, वो जो वैल्यूज़ हमने पास की हैं उन्हीं को क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जी, तो आई होप कि क्लियर है। सर एक बार दोबारा बता दें। जी पूछे ना, क्या बताऊँ, क्या क्लियर नहीं है? सर ये एग्जांपल की समझ आइए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है ये समझ आ गया? जैसे वो समझ आ गई, तुम्हारे दोनों एग्जांपल समझ आ गई, ये एग्जांपल नहीं समझ आई। इस एग्जाम्पल में और पहले वाले एग्जाम्पल में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए ना, इसमें 3 कंस्ट्रक्टर बनाए थे हमने। एक एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा था, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा था, तीसरा जो है वो इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे एग्जाम्पल हमने किया ना, इसमें हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है वो 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। सिर्फ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको यहाँ पे समझाना पर्पज़ है, वरना यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसमें एज की वैल्यू सेट नहीं हो रही, पर्पज़ ही नहीं है, मकसद ही नहीं है इसका। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझाना पर्पज़ है कि सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट करनी है, लेट से आप चाह रहे हैं कि जो पहला स्टूडेंट आया उसका सिर्फ नाम सेट हो, आईडी और एज जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो जाए, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है जिसको पैरामीटर में सिर्फ स्ट्रिंग पास करें, ये आई पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम नेम सेट करेंगे तो हम नेम के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि नेम और आईडी सेट करेंगे तो नेम और आईडी के लिए 2 आर्ग्यूमेंट भेज देंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्टर सारे एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो है वो सेट करे, तो फिर हम उतने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जितने उसकी क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हमने यहाँ यही किया है कि एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और एक S2 बनाया, उसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, चल रहे तो अभी एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि कंस्ट्रक्टर्स का पर्पस क्या है, तो आप में से कोई आंसर करेगा इसका? यस सर। जी बताएं। सर जब हमारी एप्लीकेशन लोड होती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो हम यानी कि हमारी एप्लीकेशन में ज़्यादा काम डेटाबेस का होता है, तो डेटाबेस के लिए हमें सबसे पहले उसका कनेक्शन करना पड़ता है, डाटा एंट्री करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी डेटाबेस का यानी JDBC जो होते हैं, ये ड्राइवर लोड करते हैं और इसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम मेथड बनाते हैं जिनके ज़रिए हमने डाटा एंट्री करवाना होता है डेटाबेस के लिए। चलें, गुड। तो कुछ क्लियर हुआ राहिल? कंस्ट्रक्टर्स का पर्पस ये है, देखिए ना, कंस्ट्रक्टर बनाने का फ़ायदा ये है कि अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूँ देख लेते हैं कि लेट से मैं अगर ये कहता हूँ कि आप लोग अभी जो है वो BCS IT2 सेक्शन में हैं, तो सेमेस्टर आपका 2 है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सेमेस्टर 3rd में जाएंगे तो सेमेस्टर 3rd में आपका जो सेक्शन है उस सेक्शन को कोई ना कोई कोर्सेज एलोकेट होंगे, ठीक है। वो कोर्सेज जो हैं वो क्या कोर्सेज होंगे, वो कोई 6 या 7 कोर्सेज होंगे, लेकिन वो 6 या 7 कोर्सेज सिर्फ एक स्टूडेंट को एलोकेट नहीं होंगे, बल्कि जो 3rd सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स हैं सबको जो है वो असाइन हो जाएंगे, और उन कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, सबके लिए सेम होगी। ऐसा ही है ना। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टूडेंट की क्लास है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी उस क्लास में कोई स्टूडेंट इनरोल होता है तो मैं सब स्टूडेंट को सेम वैल्यूज़ जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, असाइन करना चाह रहा हूँ।
तो वहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में कॉल करूँगा, और जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का सबको सेम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बेटे माइक बंद कर दें। उमैर, आप नहीं बंद करेंगे तो मुझे मजबूरी बंद करना पड़ेगा, फिर आप ओपन भी नहीं कर सकेंगे। तो सिंपल इज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो देखें ना, हम एक एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया, एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप इसको यूँ समझें कि जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट की जगह अगर मैं कहता हूँ मैंने 50 ऑब्जेक्ट की एक एरे बना ली, तो वो 50 ऑब्जेक्ट की एरे जैसे ही बनेगी तो 50 टाइम्स जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और सबको जो है वो सेम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और सेम वैल्यूज़ क्या हैं, लेट से आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आप लेट से जो है वो जावा का कोर्स पढ़ेंगे, तो सबको जावा का कोर्स एलोकेट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट जावा है उसके मार्क्स होंगे ना, कुछ आपके मिड के मार्क्स होंगे, तो मिड के क्या मार्क्स होंगे, जैसे ही कोर्स एलोकेट होगा 0, फाइनल के क्या मार्क्स होंगे 0, मिड के क्या मार्क्स होंगे 0। तो ये 0 0 कौन असाइन कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर जो है वो काम ये कर रहा है आपके लिए। अब देखें, एक कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक कोर्स के कितने एट्रीब्यूट हैं, क्रेडिट आवर, ठीक है, मिड मार्क्स, फाइनल मार्क्स, ग्रेड, क्वालिटी पॉइंट्स एंड सो ऑन। ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और ये एक सब्जेक्ट जो है वो 50 नहीं, 100 नहीं, 200 लोगों को असाइन होना है। तो जैसे ही वो 200 लोगों की एरे बनेगी ना, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होना शुरू हो जाएंगे, और आपको वो मेथड कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिस्टम है वो बैकएंड पे ये मेथड को कॉल कर रहा होगा और कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा वैल्यूज़, जो कि बेसिकली उस सेक्शन या में इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड हैं। ठीक है राहिल, तो ये पर्पज़ होते हैं कंस्ट्रक्टर्स के। इसके अलावा जैसे वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने शायद अभी तक कनेक्टिविटी और ये चीज़ें नहीं पढ़ी, तो इतना आपको क्लियर नहीं है। तो हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, तो लेट से आप जो है वो कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं डेटाबेस के साथ, तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसको कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है, लाइक जो आपका डेटाबेस सर्वर है उसकी स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सारी वैल्यूज़, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं उसको असाइन हो जाएंगी। तो ये पर्पज़ है कंस्ट्रक्टर्स का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सर एक्सक्यूज मी, अगर दो कंस्ट्रक्टर्स के आर्गुमेंट्स एक जैसे हों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने दो कंस्ट्रक्टर बनाया और उनका सिग्नेचर भी बिल्कुल सेम है, आर्गुमेंट सेम का मतलब होता है सिग्नेचर सेम, तो वो फिर वहाँ पे एरर आएगा। आप सेम नेम के दो मेथड, दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए ना, अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, फाइन्स की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, और फाइन्स क्या है, लेट से कि अगर किसी को मोबाइल बजता है तो उसका लेट से 50 रुपीज़ का फ़ाइन है। अगर जो है फॉर एग्जांपल जो है वो किसी का कोई क्लास से बाहर जा रहा है, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, और साथ में उसका मोबाइल बज रहा है, क्लास से भी उठ के बाहर जा रहा है, तो मैं कहता हूँ उसका 100 रुपीज़ फ़ाइन है। ठीक है, तो अब इसको समझे ना, इसके लिए अगर मैंने क्लास बनानी है तो लेट से जो है वो स्टूडेंट 1 है, उसका मोबाइल बजा, तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू करके पैरामीटर में 50 पास कर दूंगा। तो इट मीन्स कि उस स्टूडेंट का जो फाइन है वो क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या किया कि एक इंटीजर वैल्यू पास की, और वो वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 50। या आप इसको यूँ समझें कि जो वो स्टूडेंट जिनका मोबाइल बजेगा उनके लिए मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं उसको पैरामीटर पास नहीं करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि उन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाए, 50 हो जाए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल थी, मैं ओपन कर रहा हूँ, ज़रा देखें ये वाली एग्जांपल। किधर गई ये वाली, ये देखें। तो इस सिस्टम को आप यूँ समझें ना कि ये जो एग्जांपल 2 है ना, ये फाइन्स की क्लास है, और ये जो वेरिएबल है ना, ये फाइन, जो फाइन आपको आपके ऊपर ड्यू होगा वो वेरिएबल इसको डील करे, अमाउंट को डील करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जिनका मोबाइल बजेगा उनके लिए मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, यानी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा।
और उनकी फाइन की वैल्यू जिसको मैं 50 कह रहा था यहाँ 10 एज्यूम कर लें, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनका मोबाइल बजेगा, सिर्फ मोबाइल बजेगा, उनके लिए मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। लेकिन वो स्टूडेंट जो फॉर एग्जांपल जो है वो जिनका मोबाइल भी बज रहा है और उठ के क्लास से बाहर भी जा रहे हैं, तो उनका फाइन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा और जो वैल्यू ऐड यहाँ पे मैं लिखूँगा फिक्स वैल्यू, वही वैल्यू वेरिएबल को जाके क्या होगी, असाइन होगी। यानी स्टूडेंट 1 था, लेट से सनाउल्ला, उनका मोबाइल बजा तो मैंने कहा जी ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो उसके लिए, तो उसका फ़ाइन हो गया 10 रुपीज़, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नो आर्ग्यूमेंट कॉल हुआ। ये स्टूडेंट 2 हैं फॉर एग्जांपल जो है वो महरीन है, तो महरीन जो है वो क्लास से बाहर भी जा रही थी, तो मैंने क्या किया, इनके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर दी, 100। तो अब इनके लिए जो वैल्यू सेट होगी वो क्या होगी, 100 होगी। तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि फिर हम ओवरलोडिंग यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये ओवरलोडिंग है, सेम नेम का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये सेम नेम का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन दोनों का जो सिग्नेचर है वो क्या है, फ़र्क है। सो रिक्वायरमेंट है मेरी कि जब सिर्फ मोबाइल बजेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, जब उसके साथ जो है वो क्लास से भी आउट हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। तो ये यूजेज है ना, ये हम यूज़ कर रहे हैं, समझ आई? ओके सर। चलें, गुड। और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मूव करें नेक्स्ट। अभी तो हमारा एक टॉपिक रहता है।